नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 में और आप देख रहे हैं क्लोजिंग बज़। मैं हूं नरेंद्र। तो बाजार में आज अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। कल जिस तरीके से बाजार में लाल रंग की होली खेली गई थी, उसके बाद बाजार में आज चारों तरफ हरा रंग ही दिखाई दे रहा है। बाजार के अंदर ये रिकवरी जो है वो टिकाऊ हुए कब तक चलेगी या फिर ये सिर्फ एक धोखा है? इस तरह के कई सवाल दर्शकों के मन में आ रहे होंगे। इन सभी सवालों के जवाब हम देंगे, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन युद्ध अभी भी जारी है। और क्या जो जाने जिनमें से एक ये भी है कि ईरान जो है वो युद्ध रोकने के लिए यूएस को अप्रोच कर रहा है। हालांकि यूएस इसका ठीक से जवाब नहीं दे रहा है। ईरान ने जो है यूएन के अंदर भी युद्ध रोकने के लिए बातचीत करने के लिए कहा है। इसके अलावा जो है ये भी खबर आ रही है कि ईरान ने बैकडोर के जरिए सीआईए के माध्यम से भी जो है बातचीत की पेशकश की है, लेकिन अभी तक फिलहाल इस पर कोई ठोस जो है निकल करके कुछ सामने नहीं आया। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ वीएल अंबाला जी मौजूद हैं। वीएल अंबाला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 में। थैंक यू सो मच नरेंद्र जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल व्यूअर्स। एक्चुअली मैं यहाँ पे हमेशा कंफ्यूज होती हूँ कि मैं व्यूअर्स को गुड इवनिंग बोलूँ कि गुड आफ्टरनून, क्योंकि मार्केट तो बंद हो जाती है और 4 बजे नहीं होते। जी जी। मैम, बाजार में जिस तरीके की शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है, आपको क्या लग रहा है बाजार में किस रिकवरी के पीछे क्या है? क्या युद्ध जो है वाकई में खत्म होने की ओर बढ़ गया है? ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो एक मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक टेक्निकल बाइंग के तौर पर आप देख सकते हैं, या फिर लार्ज कैप स्टॉक्स में एक वैल्यू बाइंग। आप आज की मार्केट को जरा थोड़ा बारीकी से और समझने की हम कोशिश करेंगे तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स है जैसे कि एचडीएफसी, रिलायंस, एलएनटी, भारतीय एयरटेल, इन सब स्टॉक्स में एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी आज मार्केट में देखी गई है। और उसी की वजह से ये पूरा का पूरा जो एक एक रीबाउंड हमको दिखा है, वो उस पर्पज से उस वजह से देखा है। बट ये मान लेना आज के आज की क्या ये वॉर खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी ना। जिस तरह से सभी कंट्रीज ने कुछ हिंट्स दिए हैं सप्लाई चेन्स को रोकने के लिए, या फिर नेचुरल गैस की सप्लाई के रिलेटेड जो डिस्ट्रप्शन बताया है, तो वो कहीं ना कहीं इंसाइट है, अभी इंसाइट्स हैं वो कि अभी ये जो वॉर है ये 2-4 हफ्ते की और बात है कम से कम। इसके बाद जो होगा सो होगा, बट फिलहाल के लिए ये करंट सिचुएशन है। बट टू बी स्पेसिफिक एक और बात है, देखिए लार्ज कैप स्टॉक्स में ये जो बाइंग दिख रही है ये वैल्यू बाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। एंड बीइंग ए रिटेल पार्टिसिपेंट आप लोगों की भी वो मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स में इस तरह की अपॉर्चुनिटी किसी बड़ी वजह से ही आती है, और वो बड़ी वजह ये थी। आप इसको मिस मत करिए, ये अपॉर्चुनिटी है। जी, आपको भी लग रहा है जो बाजार में गिरावट वाकई में अपॉर्चुनिटी है? तो किन स्टॉक्स को निचले स्तरों पर आपको लग रहा है कि जो एक वैल्यूएबल बाइंग हो सकती है, वैल्यू पिक हो सकता है? देखिए नरेंद्र जी, बहुत ही सुंदर सा सवाल है ये। एंड मैं पिछले पूरे हफ्ते से, जब ये गिरावट हुई भी नहीं थी, तब से मेरी तैयारी थी कि कुछ स्टॉक्स तो मेरे जबान पर है जिनको हम लोग इस बाइंग में, इस गिरावट में खरीद के रख सकते हैं। और ये ऐसे स्टॉक होंगे, एक ऐसा पोर्टफोलियो बनेगा ये जिसमें कि आपका दर्द जो है बहुत वॉलेटाइल नहीं होगा ये पोर्टफोलियो। जिसमें कि अगर मैं नाम लूँ आपके सामने, तो पेट्रोनेट जबकि वॉलेटाइल सेक्टर में से आएगा आपका, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टाटा पावर, भारतीय एयरटेल। देन आपका एक दो स्टॉक्स अगर आप उसमें मैं अगर और जोड़ना चाहूँ, एक मिनट मैं आपको लिस्ट ही दे देती हूँ। तो यस, मैनकाइंड फार्मा, नेटको फार्मा, तेजस नेटवर्क ऑल्सो, एंड ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि डेफिनेटली आप अपने पोर्टफोलियो में लेकर चल सकते हैं। बैंकिंग में से एक दो पीएसयू स्टॉक भी आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें कि सेंट्रल बैंक का नाम आएगा। तो देयर आर सर्टेन स्टॉक्स, अगर आप एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं इस गिरावट को यूज करते हुए, उसमें भी वो स्टॉक्स में जो कम वोलेटाइल हो, या फिर जिनमें ऊपर जाने की क्षमता ज्यादा है और गिरावट की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली कम, तो ये वो स्टॉक्स के नाम है। जी, ठीक है मैम, इन स्टॉक्स पर आगे भी हम बात करेंगे। और दर्शकों के सवाल हमारे पास बड़ी संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि बाजार में जिस तरीके की वॉलेटिलिटी दिख रही है, उसको देख करके दर्शकों के मन में भी उथल-पुथल मच रही है कि जो उनका पोर्टफोलियो लाल हो गए उनमें बने रहे या निकल जाएँ, या फिर जो स्टॉक्स उन्हें कम कीमत पर सस्ते दिख रहे हैं उनको किस में खरीदारी करें, किसे छोड़ें, किसे रखें, ये काफ़ी लोगों के मन में जो है चल रहा है। इन सब पर बात करेंगे। पहले जो है टॉप मूवर्स पर बात कर लेते हैं, जो आज के टॉप मूवर्स रहे। तो पहला जो शेयर है हमारे पास वो रिलायंस का है, और परफॉर्म रेटिंग जो है सीएलएस ने इसकी बरकरार रखी है और 1800 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। जियो आईपीओ आने से रिलायंस के शेयर पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ये सीएलएस का कहना है। इसके अलावा जियो आईपीओ आने से सीधे जियो के शेयर खरीद सकेंगे। इसके अलावा इसमें रिलायंस की वैल्यू भी साफ दिखाई देगी। वहीं एफएमसीजी, डिजिटल सर्विस, एआई और न्यू एनर्जी पर फोकस बढ़ाने से कंपनी को फायदा होगा। तो ये सब सीएलएस का बयान है। और जिस तरीके से 1800 रुपये का टारगेट देकर आउट परफॉर्म रेटिंग रिलायंस ने दी है, क्या आप भी इसे इत्तेफाक रखती हैं?
आई अग्री विद इट, और ये बहुत अच्छा काउंटर है, इसको आप वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड वैल्यू अनलॉकिंग दोनों के तौर पर देखिएगा। और आज के डेट में मतलब आप जो खरीद रहे हो उसके मन में यही सवाल होगा ना कि अगर रिलायंस और टूट गया तो कहाँ तक। तो वो भाव आपकी नजर में 1200 से नीचे तो ये बिल्कुल नहीं जाने जैसा लगता है। तो आप जी मतलब निश्चिंत होके तो नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, बट फिर भी काफी हद तक लिमिटेड डाउन साइड है। 1200 से नीचे नहीं जाने जैसा लगता, और 1350 1380 क्योंकि मिलेगा, अब तो लेट हो गए थोड़े आप, बट यहाँ तक भी खरीद के आप कम से कम ये जो टारगेट है 1650 और 1800 का भाव देख पाएंगे। सो आई एम वेरी मच अग्री विद दिस डेटा, विद दिस टारगेट। और आउटलुक जो दिया है वो बहुत मतलब ठीक है, ऊपर की तरफ का आउटलुक अच्छा है। इन्वेस्टर्स आप लोग तैयार, थोड़ा पैसा लगाना शुरू करिए, ये मौका है। मैंने स्टार्टिंग ही वहीं से की थी कि लार्ज कैप स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आसानी से नहीं आती, और जी आती है तो किसी बड़ी रीजन से आती है, और वो बड़ा रीजन ये वॉर सिचुएशन ही था। इसको एनकैश करो। जी ठीक है। अगला जो स्टॉक है वो गुजरात गैस लिमिटेड का है। यूएस ईरान वॉर से कंपनी की गैस सप्लाई प्रभावित हुई है और कंपनी ने फोर्स मेजर लागू किया है। गैस की कमी के कारण इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स को मिलने वाली गैस सप्लाई 50% तक घटा दी और 6 मार्च 2026 से इंडस्ट्रियल ग्राहकों को कम दी जाएगी ये गैस। कंपनी के शेयर में 7% की गिरावट है। मैम गैस की कंपनियां जितनी भी है, पेट्रोनेट एलएनजी टाइप की, इन सबके स्टॉक्स पर इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मूज है वहां से जो है जो टैंकर्स की जो आवाजाही है वो बिल्कुल रुक गई है। ऐसा कहा जाता था कि लगभग डेली अराउंड 6 टैंकर जो है उस स्टेट ऑफ हॉर्मूज से निकलते थे, और अब उनकी जो संख्या 0 पर पहुंच गई, क्योंकि वहां से कोई भी टैंकर जो है गुजरना नहीं चाहता, क्योंकि उनको भी सुरक्षा का खतरा है। इसके अलावा जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो अधिकतर इंश्योरेंस कंपनियां जो यूके से ताल्लुक रखती है, उन्होंने भी इंश्योरेंस देने से मना कर दिया। तो काफी रिस्की बैट है ये टैंकर्स के लिए, इसलिए जो है एलएनजी की और क्रूड की सप्लाई बाधित हो रही है। तो गुजरात गैस के शेयर में जिस तरीके से 7% गिरावट देखने को मिल रही है, आपका क्या इस पर व्यू बन रहा है? देखिए, ये एक डिप में खरीदने वाली एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। इसमें दो तरह से आप इसको देखिए कि इसका प्रोडक्ट सप्लाई जो है, जो रिसोर्स है वहां पर डिसरप्शन है, तो दूसरी साइड ये भी है कि महंगे दामों पर अपनी सप्लाई को कर पाएंगे, और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो वो जो प्राइस एडवांटेज है वो उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए नई क्लाइंट या जैसे भी है दिख सकता है। हालांकि कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं, लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उतनी आसानी से नहीं कर सकते, बट फ्यूचर में जैसे कि सभी कंपनीज ने अपने प्राइस को रिवाइज किया है, तो इसके पास भी अगर ये कंसर्न सिचुएशन का एडवांटेज ले सके तो इसका फायदा उनको मिलेगा। अब बीइंग एन इन्वेस्टर, व्हाट शुड बी योर अप्रोच? 397 पर क्लोज हुआ है, कल ये बहुत हुआ तो मतलब आप समझिए 370 से 400 के रेंज में, ये 10% की जो रेंज है ये एक्यूमुलेशन जोन है फॉर दोज पीपल जो इसमें कम से कम 6.5 से लेकर के 530 का भाव देखना चाहते हैं। एंड इज इट फिजिबल? क्या ये टारगेट आ सकते हैं? हाँ। समय कितना लग सकता है? 3 से 4 क्वार्टर का समय लगेगा। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करेंगे? सिर्फ 340 का। सो इट्स अ वेरी गुड बेट, डोंट मिस सच अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटी आने के लिए आपको वॉर करवानी पड़ेगी, एंड ये बार बार नहीं होता। मैंने मुस्कुराते हुए इसलिए बोला है क्योंकि किसी को वॉर पसंद नहीं है, बट ये एक अपॉर्चुनिटी है। बी एन अपॉर्चुनिटी इन दिस मार्केट। जी मैम, कहावत भी है ना कि इंसान और शेयर मार्केट दोनों को ही ऊपर जाना है। यस, तो इसलिए जो ये आपदा में अवसर है, ये एग्जैक्टली ये आपदा में अवसर, और हर बार नहीं मिलता। देखिए, आप ये समझ के चले कि हम ये हमेशा जब भी आप पैसा लगा रहे हैं ना, आप ये एनालाइज करो कि कितना और गिर सकता है। अगर उसका जवाब आपके रिस्क के अंदर है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, निफ्टी बैंक, अगर निफ्टी की बात करो, निफ्टी 50 अभी 24,300 के पास में आया। अगर मान लीजिए ये आज से ही कुछ ऐसा कुछ खराब हो जाता है कि और बहुत खराब न्यूज मार्केट में आने लगे, तो भी निफ्टी किसी भी एंगल से आप देखिए कि 23,000 के नीचे जाते हुए लगता ही नहीं है, और 23,000 है कितना यहाँ से? सिर्फ 6%। तो क्या हम अपनी इन्वेस्टमेंट पर 6% का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, जब जिसके अगेंस्ट में हमको 10 से 15 या 20% का रिटर्न मिल सके? देखिए, रिस्क तो हमेशा रहेगा, इट शुड बी कैलकुलेटेड। अगर आपके रिस्क एपेटाइट के अंदर वो बैठ रहा है तो डोंट थिंक ट्वाइस, जस्ट इनिशिएट करिए एंड अपनी पोजीशंस को लगाइए मार्केट में। दूर से बैठ के देखने पर, फेंसिंग से करके आप फिशिंग नहीं कर सकते। आपको जाना पड़ेगा, बैटल में आना पड़ेगा, तब जाकर के पैसा बनेगा। लेकिन पूरा कवर होके जाइए। युद्ध में निकल रहे हैं तो कवर होके निकलिए, ताकि आपको पता हो हाउ टू हैंडल। बचना जरूरी है, जब युद्ध जीतने से ज्यादा बचना जरूरी है। जी ठीक है। अगला जो है मेटल स्टॉक्स का ये काउंटर है। मिडिल ईस्ट में सप्लाई बाधित होने से एल्यूमिनियम की कमी का डर बढ़ गया और बहरीन से शिपमेंट रुकी है। कतर में गैस समस्या के कारण प्रोडक्शन भी प्रभावित हुआ है, और इसके अलावा एल्यूमिनियम की जो कीमतें वो लगातार बढ़ती जा रही है। मेटल इंडेक्स में 3% की तेजी आज देखने को मिली है। इसके अलावा हिंडाल्को के शेयर में 6% का उछाल है।
नालको में 5.5% और वेदांता 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। और वेल्सपन यस कॉर्प, एनएमडीसी, हिंद कॉपर सभी में तेजी देखने को मिल रही है। तो मैम मेटल यस में भी क्या वही है, आपदा में अवसर वाला जो लगाया जा सकता है, इसमें भी फार्मूला? हर जगह पे यही होगा जहाँ पर देखिए, जहाँ पर सप्लाई, वैसे एक सिंपल रूल आप हमेशा याद रखिए सभी व्यूअर्स, सप्लाई और डिमांड ही है जो प्राइस के, अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है तो प्राइस घट सकते हैं, अगर सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ सकते हैं, अगर डिमांड उतनी ही बनी हुई है या फिर बढ़ जाए। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपको उतनी रिक्वायरमेंट तो आपकी उतनी है, रिक्वायरमेंट थोड़ी ना घटी है, कहीं कहीं जगह पर आपकी प्रोडक्शन जरूर रुके होंगे, लेकिन क्या डिमांड खत्म हो गई? नहीं, लेकिन सप्लाई में बहुत बड़ा डेंट आया ना अभी। तो इसका मतलब क्या है कि आपका प्राइस इन्फ्लेशन यहाँ पर पॉसिबल है, और एक इवेंट बेस्ड प्राइस इन्फ्लेशन होगा, तो उसको आपको ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म व्यू पर भुना लेना चाहिए। और यस, इट इज एन अपॉर्चुनिटी, आप मेटल की ईटीएफ या फिर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ले सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने नेशनल एल्यूमिनियम वापस से 340 वगैरह पे दिया था, मुझे याद तो यही आ रहा है, और 367 पर भी अभी पिछले 2-3 दिन पहले, एंड 400-450 के टारगेट देते हो जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ, और वो टारगेट हो रहे हैं। बट आगे का भी जो आउटलुक है, इट्स अ गुड बेट, आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। जी, ठीक है मैम। अगला जो स्टॉक है वो कोल इंडिया का। गैस सप्लाई बाधित होने से कोयले की डिमांड बढ़ गई है और दुनिया में कोयले की कीमतें भी बढ़ रही हैं। 10% कोयला बिक्री ई ऑक्शन से कोल इंडिया करती है और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ने से ई ऑक्शन की कीमतें भी बढ़ सकती है। शेयर में आज 4 से 5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो मैम जो गैस की जो सप्लाई बाधित हो रही है उसका असर जो अक्रॉस द सेक्टर्स देखने को मिल रहा है, क्या कोल इंडिया पर आपका क्या आउटलुक बन रहा है? ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। देखिए, एनर्जी, क्या हम एनर्जी के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते, तो बस सब्स्टिट्यूट होंगे। अब वैसे भी अब इसके सोल्यूशन कहाँ कहाँ पर होंगे? जो कन्वेंशनल मेथड ऑफ एनर्जी है जैसे कोयला, जो दूसरे नॉन कन्वेंशनल यानी रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो रिसोर्सेज है, सोलार, उनके ऊपर फोकस बढ़ेगा ही ना डेफिनेटली, क्योंकि जो सप्लाई आज के डेट में आपकी क्रूड की डिस्टर्ब हो गई है, तो उसका सब्स्टिट्यूट कहाँ से ढूंढा जाएगा? वो इन्हीं 2-3 चीजों से मिल आकर के मिलने वाला है। सो कोल इंडिया इज ऑल्सो, आज सुबह भी कोल इंडिया में मैंने कोल इंडिया में कॉल दिया था, और मेरे ख्याल से संदीप जी थे तब, जब कोल इंडिया लगभग 240 420 के पास में था, तब भी इसमें एक ट्रेड आइडिया ही दिया था कि इसको बाय करना चाहिए। एंड अभी भी जब ये 450 पर है, मैं फिर बोल रही हूँ ये एक अपॉर्चुनिटी है। आपका रिस्क छोटा है ना, जहाँ छोटे रिस्क और डिफाइंड है वहाँ रिस्क लेने चाहिए। आपको सिर्फ स्टॉप लॉस यहाँ पर 410 का मेंटेन करना चाहिए, और 470 से लेकर के 550 का वेट करना। टारगेट पॉसिबल है 550, 530 का तो कम से कम वेट करिएगा। ये टारगेट है जो इसमें आ जाएंगे आपके लिए। और ऐसे ही भारत कोकिंग कोल रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, और इसमें एक डिमांड इन्फ्यूज होते हुए हमको दिख सकती है। जो लोग आईपीओ प्राइस से रहे थे, वो लोग अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं। जो लोग फ्रेश खरीदना चाहें, वो लोग 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के, देखिए 33 रुपए पर चल रहा है अभी, 33 पर 25 का एसएल मेंटेन करो, और यहाँ से 38 से लेकर के लगभग 50 रुपए के टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखिए। बड़ा स्टॉप लॉस है तो रिवॉर्ड भी उसके कई गुना है। जी, ठीक है मैम। दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ते हैं। बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल हमारे पास आ रहे हैं। जी इसमें बता दूं कि जो है हम अपने सवालों में प्राइम मेंबर्स के सवालों को प्राथमिकता देते हैं। ये 3 प्लान आपके सामने है जिनमें से आप अपनी पसंद के प्लान को चुन सकते हैं। मनी लाइन की प्राइम मेंबरशिप आप इनमें से ले सकते हैं। तीनों प्लान के जो है प्राइस आपके सामने दिए गए और उनकी इनमें मिलने वाली सुविधाएं वो भी इसमें साथ में दी गई है। तो इनमें से आप अपनी पसंद के प्लान को चुन सकते हैं। मनी लाइन की जो प्राइम मेंबरशिप है उसे लेना बहुत ही आसान है। इस प्राइम मेंबरशिप लेने के लिए आप मनी लाइन के किसी भी चैनल के किसी भी पेज या किसी भी वीडियो पर जाएं और ज्वाइन बटन पर क्लिक या टैप करें। अगर आप पहले से सदस्य हैं तो आपको रिज्यूम का विकल्प दिखाई देगा। अपनी मेंबरशिप फिर से शुरू करने के लिए या फिर नई मेंबरशिप लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें, मेंबरशिप फीस का भुगतान करें। इसके बाद आप मनी नाइन के प्राइम मेंबर बन जाएंगे। तो ठीक है मैम, अब दर्शकों के सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। जो पहला सवाल हमें मिला है वो सुशील जी का मिला है। ये पूछ रहे हैं कि स्क्रैपर इंडिया एंट्री एट 4360 रुपये, टारगेट 4900 रुपये। ये पूछ रहे हैं कितना टारगेट आएगा। 4360 की इनकी एंट्री है। सेकंड, शफलर इंडिया, राइट? और इनकी बाइक कितने के? 4500 जी, 4360। ओके। हाँ, टारगेट आपने पूरा इसको मतलब जिसको पुराना हाई है आपने उसकी एक्सपेक्टेशन रखी है, कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखी आपने। आ जाएगा, होल्ड करिए पोजीशन अपनी। स्टॉप लॉस के बारे में आपने पूछा नहीं है वैसे, बट मेरी जिम्मेदारी है, मैं बता देती हूँ फिर भी, क्योंकि आप बड़ा टारगेट चेस कर रहे हो।
तो आप यहाँ पर 3850 का एसएल भी मेंटेन करना, और जैसे ही आपका ये 4044 पे निकल जाए, ध्यान से सुनेंगे, 4044 के ऊपर निकल जाए तब आप अपने स्टॉप लॉस को 4000 पे ला करके रख लीजिएगा, तो आपका जी। रिस्क कम हो जाएगा और आप होल्ड कर पाएंगे पोजीशन लो रिस्क पर। मैम अगला सवाल संजीव कुमार जी का, और ये भी वही सवाल पूछ रहे हैं जो शुरू में हमने आपसे किया था कि आपदा में अवसर वाला, अगर ऐसा कुछ है तो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में जो स्टॉक्स हैं उनमें से कौन से स्टॉक्स को चुन सकते हैं, ये पूछ रहे हैं कि प्लीज आस्क मैम लॉन्ग टर्म पिक्स। ओके, तो मेरे लिए लॉन्ग टर्म का पिक का मतलब जब हम आज बात करें तो कम से कम 1 से 1.5 साल का है। वैसे जो स्टॉक्स मेरे लिस्ट में है ना, 2026 दिसंबर होते होते ये अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, और आज के प्राइस नोट जरूर कर लीजिएगा किस प्राइस पर है, फिर इन्होंने हाई कितने बनाए 2026 होते होते वो भी नोट करिएगा। तो वैसे मेरे पास 15 स्टॉक्स की लिस्ट है, आप अगर परमिशन देंगे तो 15 स्टॉक्स के नाम लूंगे, अगर आप बोलेंगे कि नहीं सारे नहीं तो 2-4 स्टॉक्स के नाम लेने में वो भी कर सकती हूँ। आप बता दीजिए नरेश जी। मैम 2-4 स्टॉक्स का नाम ले दीजिए, क्योंकि दर्शकों के सवाल पर हमारे पास बड़ी संख्या में, और आप मुझे ठीक है, एक बार भेज दीजिए तो शायद मैं बैंड में चला दूं तो वो दर्शक एक बार देख लेंगे। वैसे कर लेते हैं। तो जी मैं आपको ये पूरा लिस्ट भेज देती हूँ, क्योंकि ये जी देखिए बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं, और वैल्यूएशन वाइज मतलब हर तरह से हर सेक्टर में से क्या बेस्ट हो सकता है आज की डेट में, तो वैल्यूएशन पिक वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, जिसमें कि आप दो स्टॉक्स रिलायंस एंड एचडीएफसी को भी इंक्लूड करके चल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये मतलब सदाबहार स्टॉक है ये दोनों। तो जी मेरी तरफ से लिस्ट मैंने आपको दे दी है, जिसमें कि लिस्ट की अगर मैं नाम लूँ तो जिसमें शारदा एनर्जी आती है, पेट्रोनेट है, फोर्टिस हेल्थ केयर है, एनटीपीसी, थर्मेक्स, नेटको फार्मा, मैनकाइंड, किर्लोस्कर ब्रदर्स, आईजीएल एंड एनएमडीसी, और भी कुछ स्टॉक्स है, बाकी लिस्ट आप देख लीजिएगा, एंड रिलायंस एंड जी एचडीएफसी। लिस्ट में जी आप इन सबको इंक्लूड कर सकते हैं, ये सभी स्टॉक्स अच्छे हैं, आज के समय में खरीदने लायक हैं। जी। तो जो मैम ने स्टॉक्स बताए वो नीचे बैंड में चल भी रहे हैं, इनमें से इन स्टॉक्स को आप नोट कर सकते हैं, ये मैम की जो है पिक्स है, और इन आपदा में आप इन शेयरों के अंदर अवसर जो मिल रहे हैं उनका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है मैम, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो हमारे पास अगला सवाल आया है वो इन्होंने 40 रुपये का समर्थन भेजा है, और एक कोफोर्ज पर सवाल पूछ रहे हैं, 1450 रुपये की इनकी बाइंग है, क्या ये एवरेज कर सकते हैं, एवरेज के बारे में ये पूछ रहे हैं। कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा देखिए इस पर क्लैरिटी इतनी रखिए कि अब ये और नहीं गिरने जैसा लग रहा है, हद से हद। मतलब हमेशा वही चीज़ देखिए कि जब आप कोई डिसीजन ले रहे हैं वहां से और कितना पेन बचा हुआ है, जस्ट 5 to 10%। अगर गिरा जी तो वो भी, अगर और ब्रॉडर मार्केट गिरती है, यानी निफ्टी अगर आपका 24,200 के नीचे जाता है, ये तब के भाव है, अगर आ गया तो आज ही आप इसको 1150 के पास में एवरेज कर सकते हैं कल की। और अगर ज्यादा से ज्यादा इसमें आपको स्टॉप लॉस एवरेज करने की अगर जरूरत पड़ी, और यानी गिर सकता है, और कितना है, मुश्किल से 1050 तक, बस इसके ज्यादा नीचे जाने की इसमें कोई मुझे लेवल नहीं लगते। तो आज की डेट में अगर आप इसको एवरेज करते हैं, आप बढ़िया इसमें एक एग्जिट पा पाएंगे। इसमें 1300 से लेकर के लगभग 1540 के भाव के तौर पर दिखेंगे, एवरेज करने लायक भाव है। ठीक है। इस बीच अनीता राव जी प्राइम मेंबर बनी है। अनीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 की प्राइम मेंबरशिप में। और अगला जो सवाल है हमारा वो इन्होंने 40 रुपये का समर्थन भेजा, और शॉर्ट टर्म व्यू ये प्राज इंडस्ट्रीज पर जानना चाह रहे हैं स्टॉप लॉस के साथ में। ऑलराइट, तो प्राज इंडस्ट्री आज 310-320 की रेंज में मैंने बाइंग दी है, और इसमें 270 रुपए का स्टॉप लॉस है, 350 से 400 के टारगेट है, और ये शॉर्ट टर्म व्यू है, ये पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं है, ट्रेड करके छोड़ देना है। जी। अगला सवाल विकास जैन जी का है, ये पूछना चाह रहे हैं कि काइंडली एडवाइज ऑन एसजेबीएन 113 की खरीदे, एचएफसीएल 79 की खरीदे, और टीटागढ़ 950 पर इन्होंने खरीदा हुआ है। आई कैन एवरेज इफ यू आस्क मी टू जस्ट होल्ड फॉर 1 ईयर इफ यू थिंक इट इज गुड टू होल्ड। देखिए टीटागढ़ में तो डेफिनेट, इनकी बाइंग कितनी की बताया इन्होंने टीटागढ़, 950 रुपए की पाएंगे। डांटना नहीं है मुझे आज किसी को। ऑलराइट, तो ठीक है, जो भी है, लेकिन आप टीटागढ़ में तो आप थोड़ा बहुत एवरेजिंग 10-12% से आप एवरेज आउट करने की कोशिश कर सकते हैं, एंड होल्ड करिएगा। 850 तो मिल जाएगा, आपका भाव है 950 का, 850 तो दिखता है, उसके बाद आप ट्रेलिंग करके ही होल्ड करिएगा, 1 साल का नजरिया क्योंकि आपके पास में है, तो 850 से 1100 के टारगेट की पॉसिबिलिटीज है, बट चलने में थोड़ा समय लगेगा, और जब ये चलना शुरू करेगा तो शायद 2-3 हफ्ते में ही ये टारगेट्स आ जाए। सो इट जस्ट लाइक वो किक स्टार्ट नहीं हुआ है इनमें, अभी वो होना बाकी है, होल्ड आप कर सकते हैं।
प्रोविजनिंग है तो आप थोड़ा बहुत ऐड करिए, 10 से 15% बस, देन यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड फॉर अनदर 1 ईयर। HFCL इन्होंने पूछा है, एक HFCL 79 की बाइंग है इनकी, होल्ड कर सकते हैं आप इसको एज इट इज, इससे ऐड भी नहीं करेंगे तो भी आपका काम बच जाएगा। आपके जो टारगेट है आपके बाइंग के बहुत नजदीक है, 80 रुपए का पहला टारगेट होना चाहिए अगर आप खरीद सकते हैं। मतलब फॉर दैट मैटर जितने भी लोग देख भी रहे हैं वो लोग भी अगर चाहें तो HFCL को 70 रुपए के भाव पर कल की मार्केट में हो सके तो खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें कि पॉसिबल टारगेट 80 रुपए से लेकर के 95 के आपके बन जाएंगे। और स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, सिर्फ 60 रुपए का ही स्टॉप लॉस आप लोगों को मेंटेन करना है। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड HFCL में आप लोगों के लिए भी बन सकता है। और आज इनका सवाल है वो आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर उन्होंने SJVN पूछा है, SJVN 72 रुपए पर है और इनकी बाइंग है 113 की। ये एक होल्ड कर लीजिए और बाय भी कर सकते हैं। तो आइडिया सिर्फ एक ही है कि जितने भी क्रूड से अदर, क्रूड के अलावा वाले एनर्जी रिसोर्सेज हैं उन सब कंपनीज के ऊपर फोकस थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, तो उसमें से SJVN भी एक काउंटर है। ठीक है मैम। सौरभ गोयल जी का अगला सवाल है, हमारे प्राइम मेंबर है, ये कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सौरभ जी। कह रहे हैं कि इनके पास टाइटन मार्च है, इनके पास 43 रुपए की कॉल है और 79 पर, ये आपका ओपिनियन इस पर जानना चाह रहे हैं। टाइटन पर कितने की कॉल है इनकी? 4300 at 79। होल्ड कर लीजिए, स्पॉट चार्ट पर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा और वो है आपका 4100 का। एंड पॉसिबल टारगेट में स्पॉट चार्ट में आपको बताऊंगी, वो 4340 से लेकर के करंट जो प्राइस क्लोज हुआ है 4275 का है, 4340 से लेकर के आपको लगभग 4450 के टारगेट मिल जाने चाहिए मार्च सीरीज के अंदर। तो पोजीशन होल्ड कर सकते हैं और जब ये सब होगा तो आपका 79 वाला कॉल शायद 350-400 पहुंच जाए। जी मैम, अगला जो सवाल है वो डेली लाइफ के नाम से आईडी है, ये कह रही है नमस्ते सर और मैम नमस्ते। लिख रही है कि NHPC 97 पर है इनके पास, इरडा 166 पर और IOB 45 रुपए पर है। क्या इनमें अभी एवरेज कर सकते हैं? NHPC इनका कितने की बाइंग है? 97। ओह, अभी 74 पर चल रहा है जी, लॉस हो रहा है एवरेज। हाँ ठीक है, ऐड तो कर सकते हैं, फ्रेश बाय भी कर सकते हैं क्योंकि रिस्क छोटा है। रिस्क सिर्फ 68 रुपए का मेंटेन करना है, आप एवरेज करें या ना भी करें। जो लोग फ्रेश बाय करना चाहते हैं वो इस करंट प्राइस पर आज की कैंडल फॉलो कैंडल पर भी बाइंग ले सकते हैं, बट स्टॉप लॉस 68 रुपए का मेंटेन करिए। और आपकी बाइंग अगर 97 की है तो अगर आप ऐड कर सकती हैं तो एवरेज प्राइस आप थोड़ा सा 80 के आसपास बनाने का कोशिश करिए, उतना ऐड करिएगा ताकि आपको यहाँ पर कम से कम 82 और 90 के जो टारगेट्स हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट हो। तो उस हिसाब से प्लानिंग करने की कोशिश करिए अगर हो सके तो। दूसरा स्टॉक है इनका IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसमें कि इनकी बाइंग है 45 की और स्टॉक अभी 34 पर है। मतलब फ्लिप्स हैं आपके डिजिट्स। ठीक है चलो आप इसमें देखिए इंडियन बैंक ऑफ ओवरसीज में आप कर तो सकते हैं एंट्री, आप बाकी सबके लिए नहीं है ये ट्रेड, बट आप एंट्री करने के बाद इसमें एवरेज करने के बाद अगर आप कर सकें तो 31 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। और अगर आप एवरेज करना भी ना चाहें तो भी ये स्टॉक आपको 6 महीने से 9 महीने के दायरे पर यानी समय पर कम से कम 38 और 44 के टारगेट्स दिखा सकता है। आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देखिए, अगर पैसा है तो एवरेज करो, नहीं तो ये वैसे भी एग्जिट दे देगा। जी ठीक है मैम। अगला जो सवाल है वो सुनीता जी का है, वो कह रही है अतुल ऑटो 517 पर इनके पास, शारदा एनर्जी 551 पर और कैरन हीट 830 पर। टारगेट प्राइस और मिड टर्म व्यू इस पर जानना चाह रही हैं। कैरन हीट कितने का है? कैरन हीट एक्सचेंजर 830 वो तो अभी चल ही रहा है, मतलब 1000 ही हुआ है मेरे ख्याल से उसका टारगेट। 1000 कल हुआ था, सॉरी। होल्ड करिए इसको, मतलब ये एक ऐसा काउंटर है देखिए जो वैसे तो मेरी रिकमेंडेशन में रहा है। मैं मतलब फिर से एक बार बता दूं आप लोगों को कि अभी रिसेंटली हमने इसको जनवरी फरवरी में भी हमने इसको ट्रेड में दिया है और मेरे ख्याल से आपके प्लेटफॉर्म पर भी आया है, बट मेंबर्स को तो ये 870 के भाव से मिला हुआ है ऑलरेडी। और ये तारीख जो थी वो थी 20 फरवरी की, तो हमारे इसी मंथ मतलब पिछले महीने 15 दिन 20 पहले की बातें हैं। तो ये 870 के भाव पर ही हुई हमने खरीदा और हमने इसको 650 पे भी खरीदा, तो ये डिस्क्लोजर है। बाकी जो इसमें फर्दर टारगेट्स हैं मैंने इसमें
₹1000 तक के टारगेट आप लोगों के साथ शेयर किए थे, बट इसमें अभी और पोटेंशियल है और यहाँ से आप 1100 से लेकर के लगभग 1250 के टारगेट को और चेज कर सकते हो। तो अगर आप मैनेज कर पाएंगे पोजीशन होल्डिंग करिए, इसमें और पोटेंशियल है। आप यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड योर पोजीशन। अतुल ऑटो की जो उन्होंने बात की है, इट इज एट ₹517 और चल रहा है 450 पर। देखिए, अगर आप मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म प्ले के तरीके से थे तो स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 410 का और करिएगा प्लीज स्टॉप लॉस मेंटेन, क्योंकि इसी स्टॉप लॉस पर आप अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, जिसमें कि 540 से लेकर के 600 का टारगेट मिलना चाहिए। बट स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज मत करना, ये एक स्टॉप लॉस है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। जी, शारदा एनर्जी भी है इनके पास 551 पर। शारदा एनर्जी आप होल्ड करिए 600 कितने पर, 550 551 551। ठीक है। टारगेट तो देखिए आएंगे, लेकिन समय लगेगा, फिर आप इसको होल्ड कर जाइए। इसमें 550 से 600 के ही टारगेट है। मैंने अभी अभी स्टॉक को बाय कराया है, लेकिन आपका बाइंग ही मेरे पहले टारगेट पर है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरा जो यहाँ पर पहला टारगेट है वो 550 का है, दूसरा टारगेट 650 का, मतलब 600 का है। जी तो आप उसके हिसाब से देख लीजिए किस तरह से आपको प्लानिंग करनी है। हम लोगों की बाइंग इसमें मेरे ख्याल से 510-20 की रेंज की है। तो फिलहाल जी वी आर होल्डिंग इट, बट 550 इज आवर फर्स्ट टारगेट। जी मैम, आप थोड़ा सा रैपिड फायर करते हैं क्योंकि सवाल ज़्यादा है मेरे पास और समय कम है। तो जी। एक एक उसमें कोशिश कीजिए कि थोड़ा शॉर्ट में अगर उनका आंसर मिल जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हम सवाल ले पाएंगे। नैन्सी जी का अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि वॉलेटिलिटी है अदानी पोर्ट्स 1500 रुपये, 1500 का ब्रेकआउट अगर 1600 के बाद ही आना है तो क्या इस लेवल पर एग्जिट कर दें? और NMDC 44 रुपये पे इन्होंने खरीदा हुआ, इस पर ये राय पूछ रही है। अडानी पोर्ट 1500 पर भी खरीद के रखना चाहिए, इतना घबराने वाला स्टॉक नहीं है, बाय एंड होल्ड है ये। तो आप इसको अभी 1500 पर भी खरीद सकते हैं। और अगर आपको और ब्रेकआउट मत प्ले करने की कोशिश करिए, इसमें पैसा लगा के रुकने की कोशिश करिए ताकि पैसा बने। तो 1500 पर भी ठीक है, 1350 पर भी ठीक है। बस इससे ज्यादा मैं इसके बारे में और नहीं बोल रही हूँ। ये अच्छा स्टॉक है, इसको रखने की कोशिश करिएगा। दूसरा NMDC, इनकी बाइंग कितने की बताया इन्होंने? NMDC इन्होंने 44 पर खरीदा हुआ है। 44 करेक्ट है, ये प्राइस 78 पर है, प्लीज होल्ड। मतलब 50% चाहे तो बुक कर लीजिए, अगर ऐसे भी होल्ड करना चाहे तो होल्ड करिए। बड़े टारगेट है जो कि 84 से लेकर के NMDC 90। स्टील है मैम इनका, ये NMDC हाँ, स्टील। वही मतलब ऐसे कैसे। जी NSL तो ठीक है मैम, इसके बाद अगले ठीक है, सवाल की ओर बढ़ते हैं। होल्ड कर आ, लीजिए। वैसे इनकी जो बाइंग है उसको भी होल्ड कर सकते हैं। बट नेक्स्ट मैम नेक्स्ट विशाल जी का है नेफ्रो प्लस, ये कह रहे हैं 460 की इनकी बाइंग है। इसमें कितनी अपसाइड अभी बाकी है, इसका स्टॉप लॉस ये जानना चाह रहे हैं। 460 की बाइंग है, अपसाइड फाइव तो बाकी है, लेकिन अगर आप 6 महीने होल्ड करने वाले हैं क्या यहाँ से? अगर जवाब हाँ है तो 650 और 700 का कैंडिडेट है। लेकिन अगर आप 6 महीने का व्यू नहीं, सिर्फ वो 2-3 हफ्ते के हिसाब से पूछ रहे हैं, तो स्टॉप लॉस 530 का रख के होल्ड करिए। ठीक है मैम। अगला सवाल गोपी जी का है, ये पूछ रहे हैं कि नमस्ते बोथ ऑफ यू सर एंड मैम। नमस्ते गोपी जी, पूछ रहे हैं कि BL और गेल इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। BEL तो होल्ड करके चलिए आराम से। और यहाँ पे जो टारगेट है 470 का भाव दिया है, कल परसों में आ जाना चाहिए। बाकी अगर आप थोड़ा लंबा एक्सटेंडेड व्यू पूछेंगे तो 500 से 540 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। होल्ड करिए पोजीशन को, इम्पल्स घबरा के पोजीशन मत काटिए, जल्दी प्रॉफिट बुक मत करिए, आई मीन टू से। दूसरा गेल 165 पर है, 156 पर है अभी। कल की मार्केट में दो तरीके से इसमें बाइंग हो सकती है, मतलब एक रेंज समझ लीजिए 150 से 160 की रेंज में खरीदो और कम से कम 180 से लेकर के 205 के टारगेट का वेट करो। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 135 का मेंटेन करना है। ब्रॉडर व्यू इसलिए दिया है ताकि आप पोजीशन को बाद में भी अगर देख रहे हैं तो हैंडल कर सके। ये वाइड रेंज है, इसी तरह से स्टॉक ट्रेड होता है। ठीक है मैम, शायद इरडा रह गया था हमसे, डेली लाइफ के नाम से आईडी थी, उन्होंने इरडा के बारे में पूछा था। 166 की इनकी खरीद है, उस पर ये व्यू जानना चाह रही है। कितने की बाइंग है इनकी? 166। ठीक है, होल्ड कर सकते हैं, आराम से होल्ड कर सकते हैं। एनर्जी का शिफ्ट जो दिख रहा है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का बड़ा सपोर्ट रहेगा। आराम से अगर आप इसको पोर्टफोलियो पार्ट बनाना चाहें तो 140 से 170 रुपए के टारगेट का वेट करिए। ठीक है मैम। अब्दुल जी पूछ रहे हैं कि एंजल वन पे व्यू बता दीजिए सर। 2800 पर शायद इनकी खरीद है। वारी एनर्जीज पे व्यू पूछ रहे हैं, 3600 की खरीद है, एंजल वन और वारी एनर्जीज। एंजल वन एंड वारी एनर्जी, ठीक है। तो एंजल वन तो अभी आ गया है 224 पर,
खरीदारी कर सकते हैं। कल की मार्केट में आपको ये कहीं भी मिले, 215 से लेकर के 220 की रेंज में या 225 की रेंज तक भी खरीदारी करके चल सकते हैं। पहला टारगेट यहाँ पे 245, दूसरा आपको 285 का वेट करना चाहिए और ये चल सकता है स्टॉक। ट्रेड करके छोड़ देना जैसे ही टारगेट आपके हो जाए। स्टॉप लॉस यहाँ पर 195 का मेंटेन करके चलिएगा। वारी एनर्जीज अभी चल रहा है 2650 46 के पास में है। ट्रेड करिए इसको और इस ट्रेड में आप 2500 का स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर गैप डाउन हो रहा है तो गैप डाउन की कंडीशन में बाय नहीं करना है। 2650 के आसपास ही बाय लेना है। 2500 के पास में स्टॉप लॉस रखना है। 2500 पर स्टॉप लॉस रखना है। पॉसिबल टारगेट 2800 से लेकर के 2930 के मिल जाएंगे, लेकिन गैप डाउन के केस में बाय मत करना। जी मैम, अगला जो सवाल तो नहीं है ये, आपकी थोड़ी तारीफ कर रही भावना जी, कह रही है मैम यू आर टू गुड, योर निफ्टी टारगेट हिट टुडे इटसेल्फ, बुक्ड द प्रॉफिट, लव यू, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, थैंक्स अ लॉट। जी मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ, उसके बाद शो को वाइंड अप करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मनीष गुप्ता जी का सवाल है, जमुना ऑटो में फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? कितने दिन के लिए? देखिए, आप लोगों के सवाल अधूरे हैं, इन सवालों को ठीक से बताओ। आपका कितने समय तक आप होल्ड करना चाहते हो और कितना वेटेज आप उसको रखना चाहते हैं? तो जमुना ऑटो 138 पर है, नहीं कर सकते मेरी ओपिनियन में। 127-25 के पास आएगा तब बाई कर सकते हैं। जी ठीक है मैम, अब शो को जो है हम वाइंड अप करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आपका कोई आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगी? आज बहुत सारे स्टॉक्स आज भी हम लोगों ने रैपिड फायर में भी एक्चुअली हमने डिस्कस किए हैं और कॉमन स्टॉक्स है जो मेंबर्स के पास सजेशन के तौर पर आज कल परसों व्यू के तौर पर रह सकते हैं या फिर पोर्टफोलियो पार्ट के तौर पर रह सकते हैं। बट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में ऐसा कोई स्टॉक नहीं था जो मैंने आज आप लोगों को रिकमेंड किया है होल्डिंग के तौर पर, और वो है पर्सनल पोर्टफोलियो में ऐसे कुछ नहीं था। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। अपने अगर कोई एडवाइजर है, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर को भी हायर कर लो, और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो उनकी सलाह जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जी मनीनारायण को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी वीली अम्बाला जी जो हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दे रही थी। आप भी अगर अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आज आप अपना सवाल नहीं पूछ पाए तो आप कल सुबह 8:30 बजे ओपनिंग बज में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।